हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर BEE का न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग 3 वीडियो को कंप्लीट कर चुके थे। आज चौथा वीडियो है और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यह सवाल 2007 में आया हुआ है BTE बोर्ड में। BTE 2007 में आया हुआ है। तो इसको हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कितना आएगा। इसमें दिया हुआ 3 प्रतिरोध आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं। इन तीनों प्रतिरोधों में टोटल करंट 100 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। तीनों प्रतिरोध एक ही परिपथ के, एक ही पदार्थ के बने हैं। इनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3:4 है व क्षेत्रफल का अनुपात 1:2:3 है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 3 प्रतिरोध हैं। ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है। प्रश्न में कहा गया है कि ये तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें टोटल जो धारा फ्लो हो रही है ये 100 एम्पीयर की, यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोगों को जो है इसमें और इसमें यानी तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग करंट को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं I1 है, ये I2 है और ये I3 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू तो पता नहीं है, केवल माने हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को लंबाई का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। तो हम लोग इसी से जो है रेजिस्टेंस में अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे रेजिस्टेंस में अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना लंबाई की, मैथमेटिक्स में आप लोग लगाते होंगे कि अनुपात का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, उसी के अनुसार मैं लगा रहा हूँ। माना लंबाई की अनुपातिक संख्या जिसे अनुपातिक कांस्टेंट भी कहते हैं, अनुपातिक संख्या x है। अतः L1, जब अनुपातिक संख्या या अनुपातिक कांस्टेंट को x मान लेंगे तो L1 का मान निकल जाएगा हमारा। देखिए ये लंबाइयों में अनुपात क्या है, 2, तो ये जाएगा 2x L1 हो जाएगा। इसी प्रकार L2 भी निकल जाएगा 3x और L3, ये L2 हो गया और L3 का मान हो जाएगा 4x। ये जो कांस्टेंट होता है ये x माने हुए हैं, जिसे अनुपातिक संख्या भी कहते हैं। ये हो गया हमारा लंबाई तीनों का। और इधर देखिए, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्षेत्रफल की अनुपातिक संख्या या अनुपातिक कांस्टेंट y है। तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए y हो जाएगा, 1 का गुणा होगा A2 बराबर हो जाएगा 2y। इसी प्रकार A3 बराबर हो जाएगा 3y। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ लंबाई निकल गया, यहाँ पर क्षेत्रफल निकल गया। अब जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे R1 का मान। तो R1 बराबर हो जाएगा रो इंटू L1/A1 और R2 बराबर हो जाएगा रो इंटू L2/A2 और R3 बराबर हो जाएगा रो इंटू L3/A3। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक में रो ही लिया गया है, क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों प्रतिरोध एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, जिसके कारण सब में रो का मान एक ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, तो हमारा R1 हो जाएगा रो इंटू L1 का मान कितना है
2x और a1 का मान y, ये हो गया r1 का मान। इसी प्रकार r2 का मान, इसी प्रकार r2 का मान भाई रो इंटू, यहाँ देखिए L2 का मान है 3x और a2 का मान है 2y। इसी प्रकार r3 का मान निकालेंगे रो इंटू, यहाँ 4x हो जाएगा L3 का मान, और यहाँ a3 का मान कितना है 3y। ये हमारा r1 r2, देखिए ये r1 निकल गया और ये r2 निकल गया और ये r3 निकल गया। अब रेजिस्टेंस में हम लोग अनुपात निकालेंगे, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस में अनुपात नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम लोग करंट को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इस साइड देखते हैं, इस साइड को हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए तो R1 अनुपाते R2 निकालेंगे सबसे पहले। तो R1 अनुपाते R2 का मतलब क्या होता है, R1 बाई R2, यही होता है। तो यहाँ पर रखेंगे इसको, तो हमारा R1 निकला है कितना, रो इंटू 2x अपान y, और R2 निकला है रो इंटू 2x 3x, यहाँ देख सकते हैं 3x अपान 2y। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये रो से रो कट जाएगा और ये y ऊपर चला जाएगा, x नीचे, तो 2x अपान y इंटू 2y अपान 3x, तो ये x से x कट गया, y से y, तो यहाँ आ गया 4y3। ये किसका रेशियो आया है, R1 और R2 का, ठीक। ये हमारा R1 R2 का रेशियो आ गया। इसी प्रकार हम लोग R2 और R3 का रेशियो निकाल लेंगे। तो फिर R2 का वैल्यू रखेंगे, देखिए R2 का वैल्यू हमारे पास है रो इंटू 3x अपान 2y, अपान में थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है इसलिए जब आएगा ये 5 नंबर या 3 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं R3 का वैल्यू रखेंगे रो इंटू 4x अपान 3y। अभी रो से रो कट जाएगा, इसको जब फिर गुणा के रूप में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2x बाई, यहाँ 3x है, बाई 2y इंटू 3y अपान 4x। तो ये y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा रेशियो 9/8। ये हो गया हमारा किसका रेशियो, R2 रेशियो R3 का मान 9/8, 9:8। तो इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया R1 अनुपाते R2 का मान 4/3, और ये हो गया R2 अनुपाते R3 का मान 9/8। तो इस तरीके का जब अनुपात दिया हो, जैसे मान लीजिए तीन संख्याओं में अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए जैसे A है अनुपाते B है और B अनुपाते C दिया है, तो A अनुपाते B अनुपाते C निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसी का इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, तो हमारा A अनुपाते B अनुपाते C निकल जाता है। इसी प्रकार ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है तीन संख्याओं में अनुपात निकालने का, जब दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया हो तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये R2 का R1 में गुणा करेंगे, यानी 9 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा अनुपाते, फिर 9 का ही 3 में गुणा करेंगे ये 27 हो जाएगा, फिर
इस 3 का देखिए बी का सी में गुणा हुआ, इस 3 का 8 में गुणा करेंगे, ये 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3। इस तरीके से अनुपात निकल गया। अब देखिए, अब नियम क्या है पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तो बराबर होता है लेकिन करंट जो है अलग अलग डिवाइड होता है, और जिस रेजिस्टेंस का मान जो है कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, और जिस रेजिस्टेंस का मान जो है ज़्यादा होगा उसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा। तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेजिस्टेंस के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग I1, I2 और I3 का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है R1, R2, R3 का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल 100 एम्पियर का करंट है हमारे पास। तो इसके बाद इन तीनों का योगफल डिवाइड करेंगे। देखिए जोड़ लेते हैं, इसको कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 6 17 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हासिल है तो ये 3 3 2 5 5 3 8 87 हो जाएगा। अब हमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये 36 जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसका 36 में जब गुणा करेंगे, 36 का जब गुणा करेंगे इसमें, तो करंट का सबसे ज़्यादा वैल्यू हमको प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो अब कांस्टेंट हो गया, ये भाग कांस्टेंट हो गया। अब जब भी 36 का गुणा करेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा जो है करंट की वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि इन तीनों संख्या में 36 सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर हमको जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होगा उसमें करंट हमको प्राप्त हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान, 1 मिनट कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। इसका मान आ जाएगा 41.26 ओम। अब इसी प्रकार जब इसी संख्या में अब 27 का गुणा करेंगे तो हमको दूसरे में करंट मिल जाएगा, जो छोटे वाले से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये 100/87 है। अब इसमें 27 का गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग 27 दशमलव, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आएगा 31.25 एम्पियर रहेगा, एम्पियर। इसी प्रकार तीसरे में 100, ये अनुपात का नियम आप लोग पढ़े होंगे 9वीं 10वीं क्लास में, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 87, इसके बाद यहाँ 24 का गुणा करेंगे, जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस होगा, हाँ सबसे ज़्यादा मान का, उसमें करंट हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 27.5 एम्पियर। तो इस तरीके से I1, I2 और I3 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल। ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें देखिए दिया हुआ है एक बल्ब जिसके तंत्र का प्रतिरोध 450 ओम है, इसे 250 वोल्ट के सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है, तो व्यापित शक्ति की गणना करें। यानी इसमें कितनी शक्ति लॉस होगी, पावर लॉस होगी, या कितना शक्ति का उत्सर्जन होगा, उसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर का P बराबर होता है, एक होता है I²R, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास V²/R, और तीसरा फॉर्मूला होता है VI। ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो इसमें से हमको ये वाला फॉर्मूला उपयुक्त लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वोल्टेज भी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो इसी को यूज करते हैं हम लोग। P बराबर होता है V²/R। तो यहाँ P का मान निकालेंगे हम लोग। V का मान कितना दिया है, ये 250 दिया है, तो 250 का वर्ग बटे R, R का मान 450, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 250 × 250 अपान में 450। इसको कट करेंगे, ये कट जाएगा, इसको पुनः काटेंगे 5 से, ये 5 से कट गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 12 9। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका मान कुछ आ जाएगा, 1 मिनट,
देखिए इसको कट करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 9 का 9, यहाँ 3 बचा और 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ये 9 त्रिक 27, 27 आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 8 और 9 अठे 72, फिर 8 बचेगा, 138.8 वाट आ जाएगा, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। देखिए दोस्तों अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित प्रॉब्लम है। तो व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें 4 प्रतिरोध होता है जो इस चित्र के अनुसार जुड़ा होता है। देखिए पहला प्रतिरोध इस तरीके से और दूसरा प्रतिरोध यहाँ, और ये मिलकर एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको। यहाँ पर सप्लाई जुड़ती है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जी। देखिए दोस्तों यहाँ पर P होता है, ये Q हो गया, ये R और ये S। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, P का मान दे दिया है इस क्वेश्चन में 1000 और Q का मान दिया है 100 और R का मान दिया है 356.5 और S का मान कैलकुलेट करना है। तो इसका जो है बैलेंस स्थिति में क्या फॉर्मूला होता है, P/Q बराबर R/S, ये फॉर्मूला होता है जब ब्रिज बैलेंस होता है। तो इसी से हम लोग इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इसमें रखेंगे वैल्यू को सबको। देखिए P का मान दिया है 1000, इसके बाद Q का मान दिया है 100 और R का मान दिया है 356.5 और S को कैलकुलेट करना है हमको। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर S को जब हम लोग निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे, ये 10 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 356.5 बटा 10। तो S का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ एक अंक बाद और दशमलव, ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 35.65 ओम। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एक घर में 15 लैंप हैं जिसमें प्रत्येक 65 वाट का है, प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, और 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। और यदि बिजली का बिल क्या है 1.85 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आता है, तो 30 दिन में कितना विद्युत खर्च रुपए में होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए 15 लैंप है, तो 15 लैंप का टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 15 लैंप का कुल शक्ति, तो 15 गुणे 65, इसको हम लोग करेंगे 15 × 75 हो जाएगा, यहाँ 5 7 हाथ से 15 × 90 और 90 और 7 97, इतना वाट हो जाएगा। तो इसके बाद जो हम लोग, ये इसका वोल्टेज निकल गया, हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, यानी कितना खर्च हो रहा है। तो ये शक्ति हो गया, हमको ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे समय होता है, ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो शक्ति हमको कितना मिल गया है, यहाँ पर 975 मिल गया है वाट में, और समय हमको सेकंड में निकालना है। तो सेकंड में यहाँ हमको 6 घंटे एक दिन में जलता है, तो 6 गुणे 3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये 975 गुणे 6 का इसमें गुणा, जब गुणा करेंगे 6 छक 36 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, 216 इतना यूनिट है। ये हो जाएगा जूल में। इसका जब गुणा करेंगे तो देख लेते हैं गुणा करके कितना आएगा टोटल। ये अभी हम लोग केवल बल्ब के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी रेफ्रिजरेटर का बाकी है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 975 गुणे 216, ये हो जाएगा हमारा 210600 और ये 20, इतना जूल हो जाएगा। ये केवल हमारा कितने दिन का आया है? एक दिन का। एक दिन में इतनी एनर्जी बल्ब कंज्यूम करता है, तो हमको 30 दिन का चाहिए, तो इसमें 30 का और गुणा कर देंगे। 2106 1 2 3 4 0, इसके बाद इसमें 30 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 दिन का, जो कि लैंप द्वारा विद्युत ऊर्जा जो है खर्च की जा रही है, उसको हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, और यहाँ 1 हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा, इतना जूल। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अभी केवल बल्ब के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जब इसका हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको यूनिट मिल जाएगा। तो बल्ब द्वारा, इसको यहाँ नीचे लिख रहा है, बल्ब द्वारा 30 दिन में खर्च किया गया यूनिट। तो यूनिट में निकालेंगे जब, तो इसका इसमें भाग हो जाएगा, तो 63181 1 2 3 4 1 5 जीरो है, इसमें 3.6 का इंटू 10⁶ का डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये यहाँ 5 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भी 5 जीरो ख़त्म होगा। तो इसको यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 6318, इसका 10 यहाँ बचा हुआ, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना यूनिट आ जाएगा। 6318 डिवाइडेड 36 175.5 यूनिट ये केवल आया है बल्ब द्वारा खर्च किया हुआ। अब इसके द्वारा फ्रिज से कितना खर्च होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद दोनों को जोड़ के ये जितना रुपए प्रति यूनिट है उसका गुणा कर देंगे तो हमको टोटल खर्च निकल जाएगा। देखिए अभी फ्रिज कितना खा रहा है बिजली, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये 300 P बराबर दिया है फ्रिज के लिए 300 वाट। तो फ्रिज का एक दिन में खर्च ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणे समय होता है। तो 300 वाट है और समय एक दिन में कितना चल रहा है, केवल 5 घंटे चल रहा है। तो 5 घंटे गुणे 3600 कर लेंगे, सेकंड में चाहिए हमको समय। इसका गुणा करेंगे हम लोग, आ जाएगा, देखते हैं, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा, यहाँ 3600 और 1500 3600 का गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 540 और 4 जीरो, इतना जूल आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यूनिट एक मिनट, अभी यूनिट में नहीं खर्च करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी ये केवल
1 दिन का निकला हुआ है तो हमको 30 दिन का चाहिए। 30 दिन में खर्च ऊर्जा, ये हमारा किसके द्वारा खर्च हो रहा है? रेफ्रिजरेटर के द्वारा। तो इसको निकालेंगे 30 इंटू 1 2 3 4 और 1 5, इतना हो जाएगा। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 दिन में खर्च यूनिट, 30 दिन में जितना यूनिट खर्च होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3.6 इंटू 10⁻⁻6 का भाग दे देंगे तो हमको यूनिट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक यूनिट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6। इसको हम लोग देखिए यहाँ पर 5 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो ये टोटल ख़त्म हो जाएगा। अब इसका जो है इसमें गुणा कर लेंगे। 54 में 3 का 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 116 165 होता 3.6। इसको ये दशमलव हटेगा तो ऊपर जीरो लग जाता है, 162, यहाँ जीरो हो जाएगा। 3.6 ये 3 है, 3.6 इसको डिवाइड करके 3.6 नहीं रहेगा, यहाँ पॉइंट हट चुका है क्योंकि जीरो ऊपर लगा है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ रहा है 45 यूनिट। तो बल्ब द्वारा कितना खर्च हुआ था? यहाँ पर है 175.5 और फ्रिज द्वारा 45, तो दोनों को यहाँ जोड़ेंगे। कुल यूनिट, कुल खर्च यूनिट 175.5 और 45, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 10 7 4 11 12 और यहाँ पर आ जाएगा 220.5 आ जाएगा। अब एक यूनिट का दाम कितना है? यहाँ देख सकते हैं एक यूनिट का दाम 1.85 है, तो इसमें 1.85 का गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च हमको निकल जाएगा 220.5 गुणे 1.85, तो ये टोटल आ जाएगा 407 रुपये के लगभग। ये 1 महीना का इतना बिल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो इसको हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।